अर्थशास्त्र की प्रकृति, कि अर्थशास्त्र जो है उसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार से जो अर्थशास्त्र है वो कार्य करती है। सबसे पहले मैं ज्ञान की बात करूँ अर्थशास्त्र की, कि जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार से है। अर्थशास्त्र का ज्ञान या अर्थशास्त्र का आशय किसी भी जो विषय है उस विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से है, जो निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त करने योग्य हो। विज्ञान के दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र को विज्ञान के दृष्टिकोण रखते हुए उसके दो भागों में क्या कर दिया बेटा, हमने बांट दिया। एक वास्तविक अर्थशास्त्र हुआ और दूसरा वास्तविक आदर्श हुआ। एक को वास्तविक विज्ञान कहा और दूसरे को आदर्श विज्ञान कहा। क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? अब ये एक परिकल्पना है कि अर्थशास्त्र को क्या मैं विज्ञान कह सकता हूँ? कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है। बेटा सभी अर्थशास्त्रों का अपना अपना अलग अलग मत है। कुछ इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। कुछ जो अर्थशास्त्री है वो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो तो मानव व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जब किसी विषय वस्तु में सिर्फ मानव या व्यक्ति विशेष के व्यवहार का ही अध्ययन होगा तो मैं उसे किस प्रकार से कहूँ कि यह विज्ञान है। क्योंकि बेटा विज्ञान में क्या तो बोले प्रयोगशाला के माध्यम से किसी कार्य को किया जाता है, लेकिन यहाँ कैसे कार्य हो रहा है, मानव के व्यवहार के माध्यम से हो रहा है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा का मापदंड भी अनिश्चित है। देखो आप केमिस्ट्री में लैब में जाओगे ना तो उस लैब में जो आपकी नाप होगी वो नाप एक समान होगी कि 5 ml आपको हाइड्रोजन डालना है, सोडियम क्लोराइड इतना डालना है। या आप कहीं फिजिक्स लैब में जाओगे तो इतने सेंटीमीटर की दूरी निश्चित है। लेकिन अर्थशास्त्र में कोई निश्चित है क्या? व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है कभी भी, मुद्रा भी कभी भी बदल सकती है, कभी अधिक तो कभी कम हो सकती है। इसलिए अर्थशास्त्र को मैं क्या नहीं मान सकता, विज्ञान नहीं मान सकता। विज्ञान मानता तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता, विज्ञान मानने के लिए मुझे निश्चितकालीन क्रियाओं का समावेश चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रिया निश्चितकालीन नहीं है। आर्थिक नियम विज्ञान के नियमों की भांति यथार्थ नहीं है। जो उसके नियम है वो विज्ञान के नियम की भांति नहीं है, इसलिए मैं उसे क्या नहीं मानूंगा, विज्ञान नहीं मानूंगा। अब चलते हैं विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान है। क्यों मैं कहूँगा कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। अनेक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और विज्ञान जो मानने के उनके पक्ष है, उनके जो तर्क है वो तर्क है, देखो पहला तर्क है विज्ञान का आशय किसी विषय के उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जो कारण व परिणाम की विवेचना करता है। किसकी विवेचना करता है, कारण और परिणाम की। विज्ञान है तो भाई कारण और परिणाम चाहिए मुझे, तो वो कह रहे हैं कि कारण भी देता है और उसका परिणाम भी देता है वो, तथा नियमों का निर्धारण करता है। नियमों का क्या कर देता है, निर्धारण कर देता है। अर्थशास्त्र इस दृष्टि से एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व 5 चीज़ें जुड़ती है। 5 विभाग है इसके, उपभोग, विनिमय, वितरण, उत्पादन और राजस्व। ये सभी क्रमबद्ध ढंग से है। किस ढंग से बेटा, क्रमबद्ध। और आप ही कह रहे हो कि क्रमबद्ध ढंग से नहीं है, और जहाँ क्रमबद्ध ढंग से होगा वहाँ विज्ञान होगा। तो यहाँ पर तो किस ढंग से है, क्रमबद्ध ढंग से, कि सबसे पहले उपभोग आएगा, फिर उत्पादन आएगा, फिर वितरण विनिमय आएगा, फिर वितरण आएगा और फिर क्या आएगा, राजस्व आएगा। इन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रयोगों का सर्वेक्षण, समंकों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो बेटा इसको क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। पहले देखते हैं, सर्वेक्षण करते हैं इनका, फिर इनके जो समंक होते हैं इनका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष पर निकलते हैं कि ये वास्तविकता में विज्ञान है या नहीं है।
अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के नियम भी सर्वव्यापी है। जिस प्रकार से भैया दूसरों के नियम सर्वव्यापी है, वैसे अर्थशास्त्र के नियम भी कैसे हैं? सर्वव्यापी है। जो कारण और परिणाम की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? कारण और परिणाम की। जैसे मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, क्रमागत उत्पत्ति हास्य नियम आदि, ये सभी देशों में लागू होते हैं। नियमों का परीक्षण मुद्रा के मापदंड के द्वारा किया जाता है। बेटा इनका परीक्षण किसके माध्यम से किया जाता है पता है? मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा मतलब धन। धन के माध्यम से इनका मापदंड किया जाता है, इन्हें नापा जाता है। इसलिए मैं जो अर्थशास्त्र है उसे विज्ञान भी कहूँगा। क्या अर्थशास्त्र कला है? अब आप बात आती है कला की। कला समझते हो? आर्ट जिसे कहा जाता है। प्रोफेसर क्रिस के शब्दों में कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के नियमों की एक प्रणाली है। अर्थशास्त्र एक कला भी है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक नीतियां बनाकर उन्हें आदर्श रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के श्रमिकों की कुशलता क्या है, क्या होनी चाहिए तथा कुशलता में वृद्धि कैसे हो सकती है, इन उपायों तथा साधनों का प्रयोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। देखो अर्थशास्त्र में श्रमिक की बात होती है, तो बेटा श्रमिक जो वस्तु बनाते हैं उस वस्तु को किस प्रकार से बना रहा है, वो किसके माध्यम से बना रहा है, किन चीज़ों को उसमें समाहित कर रहा है, किन चीज़ों को उसमें समाहित नहीं कर रहा है, वस्तु अच्छी बनी कि नहीं बनी, बनी तो किस प्रकार से अच्छी बनी, इन सब बातों को क्या करा उसमें रखा, तभी तो कहा गया कि ये पूर्णतः कला है। क्योंकि जो कला है ना, कला में भी यही चीज़ें होती हैं। मटका बनाया तो उसका शेप कैसा दिया, दीपक बनाया तो उसका शेप कैसे दिया, आपने किसी साड़ी पर देखा डिज़ाइन दी, कला के माध्यम से दी, तो मजदूर भी तो क्या करता है, वही कार्य तो करता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो वहाँ जाकर क्या करेगा, वही काम करेगा, लोहे का निर्माण करेगा, शेप तो दिया ना उसने। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्र भी क्या है, एक कला है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों क्या अर्थशास्त्र को आप विज्ञान और कला दोनों मानोगे? हाँ, कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि कला एक पुल के समान है जिसके माध्यम से वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों मिलते हैं। चेकमैन ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक विषयों के वास्तविक रूप का अध्ययन करता है, तो आदर्श विज्ञान के रूप में यह बताता है कि आर्थिक विषय किस प्रकार से होना चाहिए, और कला के रूप में यह उपायों की खोज करता है जिनके द्वारा आवश्यक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। यह गरीबी, बेकारी और सामाजिक बुराइयों का कारण, परिणाम एवं उन्हें दूर करने का उपाय भी बताता है। अतः यह विज्ञान और कला है। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि बेटा देखो ये दोनों चीज़ों को क्या करता है, समाहित करता है, दोनों चीज़ों को बताने का कार्य करता है। ये अच्छाइयों को भी बता रहा है, बुराइयों को भी बता रहा है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने की प्रवृत्ति भी है। तो इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, कला भी कहूँगा और विज्ञान भी कहूँगा। अर्थशास्त्र को मैं दोनों चीज़ों में समाहित रखूँगा। अर्थशास्त्र की सीमाओं की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की सीमाओं की बात करें बेटा तो मार्शल और रॉबिन्स ने दोनों ने अलग अलग बताया है। दोनों की जो बातें हैं वो कैसी है, अलग अलग है। दोनों ने इसे अलग अलग रूप में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। मार्शल ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक साधारण जो व्यक्ति होते हैं या सामाजिक साधारण व्यक्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है।
ये प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में तो सामाजिक व साधारण व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जैसे साधु हो, सन्यासी हो, गरीब हो, चोर हो, कंजूस व्यक्ति हो, इनका हम अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं करते हैं। जो साधारण व्यक्ति है उनका ही क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, शेष का अध्ययन नहीं किया जाता। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया है, सिर्फ उसका अध्ययन किया जाता है। जो उसकी अनार्थिक क्रिया है, जहाँ से परोपकार हो, स्नेह हो, प्रेम हो, समाज सेवा हो, देश प्रेम हो, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। कौन कह रहा है? प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं। फिर है विज्ञान और कला दोनों है। प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र को विज्ञान भी मानते हैं और कला दोनों मानते हैं। सामाजिक नियम कि आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह सभी स्थान तथा सभी परिस्थितियों में मान्य नहीं है। जो इनके नियम है वो नियम पूर्णतः दोनों स्थानों पर कैसे मान्य नहीं किए गए हैं। मानवीय क्रियाओं की बात करूं तो अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाओं में सिर्फ जो मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन क्रियाओं का अध्ययन हो रहा है, शेष क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा रहा है और वास्तविक व्यक्ति की कल्पना की जाती है। अर्थशास्त्र में केवल जो वास्तविक व्यक्ति की क्रियाएं होती है उनका ही अध्ययन किया जाता है। काल्पनिक व्यक्ति का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मैंने कल बताया था ना, काल्पनिक व्यक्ति कैसा होता है, कल्पना करने वाला। हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना को क्या इसमें समाहित करेंगे क्या? कल्पना को हम इसमें नहीं रख सकते हैं। मैं कल्पना चावला की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल्पना जो सोचता है काल्पनिक रूप से, हम देखते हैं कि मैं कल BMW में घूमूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो कल उस व्यक्ति को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। जो वास्तविक है, जो कर रहा है, उसको ही अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। मार्शल ने कुछ सीमाएं बताई थी, जबकि रॉबिन्स कहते हैं कि रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र में सभी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। कैसे व्यक्तियों का? सभी व्यक्तियों का, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं करे, अनार्थिक क्रियाएं करे, वो क्रिया करे या ना करे, चाहे साधारण हो, असाधारण हो, क्रिया करने वाला हो या ना हो, गरीब हो, अमीर हो, कंजूस हो, साधु हो, सन्यासी हो, वे सभी व्यक्ति का अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये कहते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति या साधारण व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता, यहाँ तो सभी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी व्यक्ति विशेष है उन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? ये रॉबिन्स कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, इन सबका अध्ययन किया जाता है। समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, देखो अभी देखो मार्शल ने क्या कहा था हमें? मार्शल ने कहा था कि सिर्फ आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? तो जो आर्थिक होगी, जो अनार्थिक क्रिया होगी, और अनार्थिक क्रिया दो प्रकार की क्रिया, एक तो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, दूसरे धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। तो मार्शल कहते हैं कि यहाँ अर्थशास्त्र में तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, जबकि रॉबिन्स कहते हैं कि चाहे आर्थिक हो चाहे अनार्थिक हो, धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया हो या धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की गई, जैसे परोपकार हुआ, समाज सेवा, देशभक्ति, कोई सी भी क्रिया हो, हम तो दोनों क्रियाओं को करेंगे। ये कौन कह रहा है? रॉबिन्स। रॉबिन्स ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र में मानव की वे सभी क्रियाएं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वे अनार्थिक हो, सभी का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर रॉबिन्स। कौन कहते हैं? प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ विज्ञान है, कला नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान, कला
नहीं है। ये सीमाएं थी अर्थशास्त्र की, जिसमें रॉबिन्स के अलग मत थे और मार्शल के अलग मत थे। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र को मैं कौन सा विज्ञान मान सकता हूँ, आदर्श विज्ञान मान सकता हूँ या वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान क्यों मानूंगा, किन कारणों से मानूंगा? तो सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र तर्क शक्ति पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? तर्क शक्ति पर आधारित हो, संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ हो, प्रगति में बाधक हो, भ्रमपूर्ण स्थिति हो और दक्षता में कमी हो। ये सब चीज़ें वास्तविक विज्ञान में होती हैं। किसमें होती है ये सब चीज़ें? वास्तविक विज्ञान में। जबकि आदर्श विज्ञान में अर्थशास्त्र के उद्देश्य जो होते हैं उनके प्रति तटस्थता नहीं होती है। मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। विभाजन जो होगा इसमें वो दोषपूर्ण होगा। साम्य केवल साम्य है, यह धारणा गलत हो जाती है। और आर्थिक नियोजन और औद्योगिक विकास ये इसमें क्या होता है? समाहित होता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? अभी देखो, अभी तक इकोनॉमिक्स चल रहा था, अब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था शब्द एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलुओं का विवेचन तथा विश्लेषण ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। बेटा, कोई भी देश या किसी भी देश की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होगी, जो उसका विश्लेषण और विवेचन करेगा, वो अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था का संबंध आर्थिक विकास से है। अर्थव्यवस्था का संबंध कौन से विकास से है? तो आर्थिक विकास से। कौन से विकास से? आर्थिक, जहाँ से आर्थिक विकास हो। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्याओं, उनके कारणों, उनके समाधान के उपायों, सरकारी निर्णयों, उनके प्रभाव, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पत्ति के साधनों के उपयोग, लोगों के जीवन स्तर, आर्थिक कल्याण आदि बातों का अध्ययन अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। देखो बेटा, व्यक्ति का जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो राष्ट्र की आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सब का जब अध्ययन होगा तो वो अर्थव्यवस्था के आधार पर होगा। उसको अर्थव्यवस्था में रखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यक्ति उन कार्यों को पूर्ण करेगा, किस प्रकार से हम व्यक्ति विशेष के जो सुविधा है उनके लिए वो किस प्रकार से देंगे। तो जहाँ पर व्यक्ति से संबंधित क्रिया होगी वो सब किस में आएगी? अर्थव्यवस्था में आएगी। किस में आएगी? वो सभी अर्थव्यवस्था में। पॉल एल्बर्ट आर्थिक विकास से ही जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए सभी उत्पादन साधनों का उपयोग करना ही आर्थिक विकास है। बेटा देखो, हम देश के आर्थिक विकास को, जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ाने के लिए जो भी क्रियाएं करेंगे, उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? उनको आर्थिक विकास ही कहेंगे। उन क्रियाओं पर जितने भी साधन होंगे उन सभी साधनों को आर्थिक विकास के नाम से हम क्या करेंगे? जानेंगे। वो चाहे कैसे भी हो, जितने भी जो क्रियाएं होंगी उन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक विकास के नाम से ही जानेंगे। किस प्रकार से हम विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये सब हम किस में जोड़ेंगे? तो ये आर्थिक विकास में ही क्या करेंगे? हम जोड़ने का कार्य करेंगे। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रतिक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश के उत्पत्ति के समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ते जाता है।
साधारण शब्दों में कहूँ तो जहाँ पर व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है, उसका जीवन कल्याण का जब सूचकांक बढ़ता है तो वही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। जहाँ पर मानवीय क्रियाएं या मानव के लिए जो होने वाली क्रियाएं हैं वो अधिक हो, जहाँ पर उसका जीवन स्तर जो है वो उच्च जीवन स्तर सूचकांक का बढ़ता हुआ दिखाई दे, वहाँ पर आर्थिक विकास संभव होता है। जहाँ पर भी जीवन सूचकांक बढ़े वो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करूँ तो बेटा 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीपति अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तथा अर्थतंत्र के बाजार की शक्तियों को छोड़ दिया जाता है, जिसे हम स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बेटा देखो, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें राज्य कुछ भी नहीं करता है, उसमें तो स्वतंत्र रूप से जो देश होता है उस देश की आर्थिक जो क्रियाएँ होती है उस क्रिया के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, ठीक है। जहाँ पर राज्य कुछ भी नहीं करे, राज्य कुछ भी नहीं कर रहे, वहाँ पर कौन सी इकोनॉमी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी।